नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका है मॉर्निंग आगाज का। आइए नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर शेखपुरा से है और इस अवसर पर बता दें कि पुलिस पब्लिक संवाद के स्थापित किया गया राज्य पुलिस मुख्यालय व निर्देशों के आलोक में एसपी द्वारा यह प्रथम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रकार के कार्यक्रम एसपी के नेतृत्व में जिले के सभी थाना में बारी बारी से आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच पुलिस की विश्वसनीयता बढ़ाना और लोगों की समस्याओं की त्वरित संज्ञान लेते हुए उसका समाधान प्रस्तुत करना। और इस संबंध में प्राप्त जानकारी बताया गया है कि एसपी के इसके पहले जनता दरबार कल 14 लोगों के अपनी शिकायतों से संबंधित आवेदन सुपुर्द किया और एसपी ने सभी आवेदनों पर लोगों की समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर उसके निदान के लिए संबंधित पुलिस पदाधिकारी को मौका निर्देश दिया। और एसपी ने इस अवसर पर लोगों को राज्य मुख्यालय निर्देशों के बारे में जानकारी देते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक पुलिस को पहुंचाने और इस प्रयास के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बताया कि उनकी समस्याओं को सुनने और समझने के लिए आम लोगों के साथ पुलिस के दोस्ताना संबंध रहना आवश्यक। उन्होंने बताया कि किस प्रकार पुलिस पर्व त्योहार के दिनों में अपने घर पर परिवार को छोड़कर लोगों के पर्व त्योहार आयोजन खुशियों के बरकरार रखने में दिन रात एक कर देते हैं। पुलिस कर्मी भी समाज के लोगों के लिए अपनी सुख दुख परिवार कुटुंब नाते और इन सभी का त्याग करके लोगों का सेवा के तत्पर रहते हैं। पुलिस पब्लिक संवाद में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। लोगों ने नई सरकार गठन के बाद राज्य मुख्यालय इस नई पहल की सराहना की। अभी पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार सभी एसपी को सप्ताह में कम से कम 2 थानों में जाना है, विजिट करना है, वहाँ थाना की समस्याओं को देखना है, थाना के पदाधिकारियों की कार्यशैली को देखना है और स्थानीय जो भी पब्लिक है वहाँ जनता दरबार लगा करके उनकी समस्याओं को सुनना है। इस आदेश के आलोक में मेरे द्वारा जो है जनता दरबार का आयोजन आज शेखपुरा थाना में किया गया है और शेखपुरा थाना में ही जो भी पब्लिक अपनी समस्याओं को लेकर के आए हैं उनका समाधान किया जा रहा है और ये प्रक्रिया लगातार अब चलती रहेगी। प्रत्येक सप्ताह 2 थानों में, जिले के 2 थानों में जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा। और मेरा आम जनों से भी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी जहाँ भी जिस थाने में जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा 2 दिन पूर्व ही उसकी सूचना दे दी जाएगी। तो आप सभी से निवेदन होगा कि आप जनता दरबार में आए और अपनी समस्याओं का समाधान करें। मुख्य उद्देश्य यह है कि आम पब्लिक को अपनी समस्याओं को लेकर के ज़्यादा दौड़ना नहीं पड़े, उन्हें एसपी या डीएसपी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े और उनके समस्याओं का समाधान उनके ही थाना अंतर्गत रहते हुए हो जाए। इसी उद्देश्य से ये जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। अभी कुछ मारपीट की मामलाएं आए, कुछ जमीनी विवाद से संबंधित मामले आए, तो इसका इंस्टेंट जो है समाधान के लिए मेरे द्वारा जो है अभी निर्देशित किया गया है और जनता दरबार के बाद जो है इसका समाधान की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। पुलिस और पब्लिक के बीच फ्रेंडली और बढ़ाएगी सर। नहीं, स्वाभाविक है कि जब समस्याओं का समाधान उनके दरबार पर ही होगा तो पब्लिक और पुलिस के बीच जो है संबंध और मधुर होगा और इसी मधुर उद्देश्य से हम सभी जो है जनता के बीच में हम लोग पहुंच रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। सर, एक मामला और उजागर हुआ है। खबर कानपुर से, जहां पे कर्मचारी राज्य बीमा योजना उत्तर प्रदेश की ओर से गुरुवार शाम अबगोयदे की एसबीटीयू और के शताब्दी भवन में आरोग्य मंथन 2025 कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रम और सेवाजन मंत्री अनिल राजभर ने कार्यक्रम को बीमित श्रमिकों के लिए क्यूआर आधारित माइक्रोसाइट और आरोग्य शक्ति अभियान और आरोग्य संकल्प पत्रिका का भी शुभारंभ किया। अशोक विश्वविद्यालय के CSBC के सहयोग में विकसित यह माइक्रोसाइट बीमित के डिजिटल माध्यम से सरल, तेज और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के
दिशा में एक बड़ा कदम है। महिला बीमितों के स्वास्थ्य संरक्षण के ध्यान में रखते हुए शुरू किए गए आरोग्य शक्ति अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रशिक्षण और जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। वहीं आरोग्य संकल्प पत्रिका में अगर देखिए ESI योजना की उपलब्धियों और सेवा सुधार के व्यापक रूप में दर्ज किया गया है। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव श्रम और सेवा योजना विभाग डॉक्टर MK सनुंगा सुंदरम, विशेष सचिव नीलेश कुमार सिंह, निदेशक SII योजना सौम्या पांडे सहित SI निगम और EPFO और क्षेत्रीय श्रम संस्थान श्रम विभाग के अधिकारी, चिकित्सा, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ, श्रमिक संगठनों तथा सेवा योजकों संगठनों द्वारा प्रतिनिधि मौजूद रहे। वही बड़ी संख्या में बीमित कामगार भी समारोह में शामिल हुए। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि SI योजना श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए सुरक्षित, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निरंतर प्रयासरत रहेगा। नई पहलों में सेवा प्रदायी रहेगी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व और मजबूत होगा। प्रमुख सचिव डॉक्टर सुंदराम ने कहा कि ये माइक्रोसाइट योजनाओं की जानकारी की अधिक सुगम बनाएगी, जबकि आरोग्य शक्ति अभियान महिला स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए नई दिशा देगी। निदेशक सौम्या पांडे ने आरोग्य मंथन 2025 को तकनीकी सक्षम तथा पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि माइक्रोसाइट आरोग्य शक्ति अभियान और आरोग्य संकल्प पत्रिका श्रमिकों के स्वास्थ्य संरक्षण की नई गति देगी और राज्य सरकार दीर्घकालिक विजन के अनुरूप सेवा स्तर का बेहतर बनाएगी। कार्यक्रम के अटल आवासीय विद्यालय और विहान विद्यालय विद्यार्थियों ने स्वागत गीत और सरस्वती वंदना की कार्यक्रम प्रस्तुत की। खबर कानपुर से, जहां पे 551 जोड़े हुए एक दूजे के, जी हां 540 हिंदू जोड़ों का विवाह जबकि 11 जोड़े का निकाह हुआ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आपको बताया कि योजनागढ़ और CSS ग्राउंड में हुआ ये भव्य आयोजन। 551 जोड़ों का जीवन संगम CSS मैदान में गुंजी खुशियों की अनोखी धुन। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत 7 फेरे और निकाह के एक ही छत के नीचे संपन्न कराया गया। वहीं चंद्रशेखर आजाद कृषि के प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का विशाल मैदान बृहस्पतिवार को सामाजिक सौहार्द, परंपरा और सामूहिक उल्लास का एक ऐसा केंद्र बना जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 551 जोड़े ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। इसमें से 540 हिंदू जोड़ों को वैदिक मंचोतार के साथ 7 फेरे लिए गए, जबकि 51 मुस्लिम जोड़ों ने गरिमाए निकाह के साथ अपने वैवाहिक जीवन का आरंभ किया। समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण ने, विधायक महेश त्रिवेदी, विधायक नीलिमा कटियार, विधायक सुरेंद्र मैथानी, विधायक सरोज कुरील और MLC सलील विश्नोई, जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर अनुभव, जिला समाज कल्याण अधिकारी शिल्पी सिंह आदि संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नव दंपतियों को पुष्प वर्षा और उनके सुख दाम्पत्य जीवन की कामना की। सुव्यवस्थित पंडाल, समुचित सुरक्षा, स्पष्ट मार्गदर्शन और सहज वातावरण पूरे आयोजन को अत्यंत भव्य और श्रेष्ठ बनाया गया। पंजीकरण उपस्थिति की पारदर्शिता बनाने के लिए सभी जोड़ों को बायोमेट्रिक फेस अटेंडेंस से सत्यापन किया गया। विश्वविद्यालय परिसर में विशेष काउंटर लगाए गए जहां पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से गति से संचालित हुई। सत्यापन पूर्ण होने पर प्रत्येक जोड़े को पहचान हेतु चिन्हांकन बैंड दिया गया। जिलाधिकारियों ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि उपस्थितों में बड़ी संख्या के ध्यान में रखते हुए पंडाल, प्रकाश, पेयजल, भोजन, सुरक्षा संबंधित व्यवस्थाएं उच्च स्तर की हो। वहीं प्रशासनिक तैयारियों की सजगता का परिणाम भी रहा कि पूरा आयोजन बिना किसी व्यवधान के निर्बाध रूप से संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के, निराश्रित और जरूरतमंद विधवा, परिजात और तलाकशुदा महिलाओं को सम्मानजनक विवाह का अवसर देने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है। योजनाओं को केवल आर्थिक सहयोग प्रदान करती बल्कि सामाजिक समरसता और सर्वधर्म सौहार्द की भावना को भी सशक्त बनाती है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक जोड़ों को 1 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, जिसमें कन्या के खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और उपयोगिक वैवाहिक सामग्री तथा आयोजन के बब्ब शामिल होता है। कार्यक्रम के शामिल लाभार्थियों ने भी सरकार और प्रशासन की व्यवस्थाओं के प्रति गहरा संतोष व्यक्त किया और शिवराजपुर और रेखा कुशवाहा ने बताया कि उनकी भांजी का विवाह इस योजना में अंतर्गत हुआ और पूरे कार्यक्रम की व्यवस्थाएं अत्यंत संतोषजनक रही। उन्होंने कहा कि इतने बड़े मंच पर उनकी भांजी का विवाह संपन्न होगा उनके लिए गर्व और खुशी का विषय तथा वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हैं। और इसी तरह शिवराजपुर दुल्हा आदित्य ने बताया कि उन्होंने इतने संगठित और बड़े स्तर के आयोजन की कल्पना भी नहीं की थी। प्रशासनिक व्यवस्था, सजगता और सुविधाओं के कारण किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की यह संवेदनशील पहल उनके जैसे अनेक परिवारों की वास्तविक संबल बनती है। कार्यक्रम के दौरान भोजन प्रारंभ होते ही बड़ी संख्या में लोग एक साथ भोजन काउंटरों की ओर पहुंच गए, जिससे कुछ क्षणों के लिए लंबी कतार लगी। हालांकि
एडीएम सिटी राजेश कुमार, जिला आपूर्ति अधिकारी राकेश सिंह और सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा संजय सिंह तुरंत स्थिति को संभाला और तीनों अधिकारियों ने मौके पर अतिरिक्त मैन पावर तैनात कर कतारों को व्यवस्थित करा तथा भोजन वितरण के सुचारू और तेजी गति से पुनः चालू कर दिया। उनकी त्वरित प्रक्रिया और सम्मानित प्रयासों से खान पान की व्यवस्था शीघ्र पूरी हुई तथा नियंत्रित होकर सामान्य हो गई। विवाह संस्कारों की मधुर ध्वनि, धुआं और गूंज और सजावट की गरिमा परिवारों की प्रसन्नता मिलकर ऐसा वातावरण निर्मित कर रही थी जिससे इस पूरे समारोह को सामाजिक उत्तरदायित्व, जन सहयोग और प्रशासनिक संवेदनशीलता का अत्यंत सुंदर उदाहरण बना। सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से सैकड़ों परिवारों को मिले इस सम्मानजनक अवसर ने यह स्पष्ट कर दिया कि सुचारू रूप से योजनाएं तब धरातल पर संवेदनशीलता के साथ लागू होती है तो उनका प्रभाव जीवन भर याद रहने वाली खुशियां बन जाती है। खबर गोसाईगंज से, जहां पे काकोरी में 8 अवैध प्लांटिंग पर चला बुलडोजर। जी हां, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को गोसाईगंज और काकोरी क्षेत्र के अभियान चलाया। इस दौरान लगभग 60 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 8 अवैध प्लांटिंग को ध्वस्त किया गया। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार निर्देश पर यह कार्रवाई प्रवर्तन जोन 1 और जोन 3 की टीम ने की है। प्रवर्तन जोन 1 में जोनल अधिकारी संगीता राघव ने बताया कि दिनेश पाल और अन्य द्वारा गोसाईगंज के महमूदपुर में नाजपुर मार्केट के पास लगभग 5 बीघा क्षेत्रफल में प्लांटिंग का कार्य किया जा रहा था और इसी सुधीर रावत, हृदय नारायण और अन्य द्वारा गोसाईगंज के आपको सलाही मऊ में लगभग 25 बीघा क्षेत्रफल में अनाधिकृत रूप से प्लांटिंग का कार्य करते हुए अवैध का कॉलोनी विकसित की जा रही थी और एलडीए से लेआउट स्वीकृत कराए बिना ही की जा रही थी और इन दोनों अवैध प्लांटिंग को ध्वस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि प्रवर्तन जोन 3 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि राधेश्याम, अमरेंद्र कुमार, नरेश और इरफान केसरी नंदन और मिसेस अन्नपूर्णा प्रॉपर्टीज और अन्य द्वारा काकोरी के ग्राम नकटौरा और अलिया में 5 अलग अलग स्थानों पर लगभग 30 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लांटिंग का कार्य कराया जा रहा था। प्राधिकरण ने तलपट मानचित्र स्वीकृत कराए बिना की जा रही थी इन 5 अवैध प्लांटिंग को ध्वस्त कर दिया है। खबर रामनगर से, जहां पे पुछड़ी वन आरक्षित क्षेत्र से आई एक बड़ी खबर। जी हां, बता दें कि रामनगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद जिस ज्योतिबाई सावित्रीबाई सायकलिंग स्कूल पर बंद होने का संकट गहरा रहा था वो अब टल चुका है। प्रशासन ने स्कूल के गेट पर लगाई गई तार बाड़ हटा दी है और बच्चे फिर एक बार सामान्य रूप से पढ़ाई कर पा रहे हैं। जी हाँ, बता दें कि रामनगर की पुछड़ी वन आरक्षित क्षेत्र में चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद पिछले 4 वर्षों से गरीब और कूड़ा बिनने वाले बच्चों के लिए संचालित ज्योतिबाई सावित्रीबाई सायकलिंग स्कूल की पढ़ाई पर बड़ा संकट खड़ा हो गया था। स्कूल के मुख्य गेट पर प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से ताबड़तोड़ आग लगा दी थी और वही जिससे बच्चे परिसर के अंदर नहीं जा रहे थे और खुले मैदान में ही पढ़ने को मजबूर थे। लेकिन गाँव मैं बता दें कि 5 दिनों से चल आ रहा था तनाव आखिरकार खत्म हो गया। स्थानीय प्रशासन ने बच्चों की मुश्किलों को देखते हुए गेट की तारबाड़ को हटा दिए और हालत सामान्य होने के बाद आज बच्चे खुशी खुशी स्कूल परिसर के भीतर पहुंचकर पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई की शुरुआत बच्चों ने उत्साह के साथ पढ़ना लिखना सीखो जैसे प्रेरक गीत गाकर। इसके बाद नियमित शिक्षक सुजल ने गणित और अंग्रेजी की कक्षाएं ली जबकि पिंकी ने हिंदी और सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाया। इधर शिक्षक मंडल के सदस्य नवेंदु मठपाल ने नरेंद्र राम आर्य और सुभाष गोला, बालकृष्ण चंद्र ने बच्चों को खेलकूद, स्काउट और अन्य गतिविधियों के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित किया। टीम ने स्कूल के सेवी क्षेत्र में भ्रमण कर अभिभावकों से अपील की है कि वो अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें ताकि उनकी शिक्षा बाधित न हो। रचनात्मक शिक्षा मंडल के राज्य संयोजक नवेंदु मठपाल ने स्थानीय विधायक दीवान सिंह विष्ट, प्रशासन, पत्रकारों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से बच्चों की पढ़ाई फिर से पटरी पर लौट सकी है। साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द ही जन सहयोग से बच्चों को शैक्षिक सामग्री और गर्म कपड़े भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
खबर जसपुर से, जहां पे उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से, जहां पे पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने मिलने के बाद अगले दिन नगर के पालिका परिषद कार्यालय पहुंचकर पालिका के अध्यक्ष नौशाद सम्राट और अधिशासी अधिकारी उदयवीर सिंह दोनों का वार्ड नंबर 5 अब्दुल्ला कलाम पार्क मोहल्ला निवासी दर्जनों महिलाओं की पुलिस और घेराव किया और मोहल्ले में पानी की निकासी तथा प्रॉपर्टी डीलर द्वारा मोहल्ले से गुजरने वाले रास्ते को बंद करने से मोहल्ले वासियों को हो रही परेशानियों से अवगत कराया और इस समस्या से निजात दिलाने के लिए पब्लिक अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी से गुहार लगाई और समस्याओं का हल न ही होने पर गुस्साए महिलाओं को पुलिसों का अधिशासी अधिकारी और पालिका अध्यक्ष के समक्ष जमकर हंगामा भी किया, जिसको लेकर महिलाओं ने मीडिया से रूबरू होकर जानकारी देते हुए बताया कि रास्ता बंद होने से जो समस्याओं में मोहल्ले वासियों को आ रही समस्या से निजात दिलाने के लिए अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष के पास आए और उन्होंने समस्या को दूर करने के लिए आश्वासन भी दिया है। यदि उनके द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं होती है तो आगे की अधिकारियों के पास जाएंगे। उधर वही मामले नगर पालिका अध्यक्ष नौशाद सम्राट ने इस समस्या का 1 सप्ताह के अंदर समाधान करने का आश्वासन दिया है। एक रवि प्रधान जी की वहाँ पे ज़मीन है, तो पूर्व चेयरमैन साहब ने हमारे वहाँ पे उनसे ज़मीन लेके तो उन्हें कोई और ज़मीन दे दी थी, वहाँ पे नाला निकाल दिया था और नाले को वो रवि प्रधान जी ने वो ज़मीन वापस किसी और को बेच दी। अब उस नाले का पटला उठा दिया गया है। अब उस नाले का पटला अगर उठता है तो मोहल्ले में कुछ भी हो सकता है। हमारा सरकारी नाला हो गया, जब हमने उन्हें ज़मीन दे दी तो पूर्व में, तो उसका पटला जब उठाया तो मैंने रखवाएंगा। बस 1 आध सप्ताह का समय लिया हमने। मोहल्ला जोशियार तो बहुत बड़ी है, बरसातों में तो वहाँ पर बाहर हम निकल नहीं पाते हैं। आप लोगों को पहले भी बुलाया था, आपको सब पता है। तो समस्या ये है, वहाँ पर पहले नगर पालिका ने नाला दिया था, वो नाला बन भी चुका था, तो वो थोड़ी जगह उन्होंने दे रखी थी। इन्होंने ये कहा था वहाँ पर खड़ंजा पड़ेगा, तो वो खड़ंजा तो अब छोड़ो, वहाँ से रास्ता ही बंद कर रहे हैं। तो इसलिए हम आज ईओ साहब के पास आए थे, इधर उधर जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और ये इन्होंने आश्वासन दे रखा है कि हम इसका समाधान निकालेंगे। अब देखते हैं इनका ईओ साहब और हमारे जो अध्यक्ष हैं नगर पालिका के, ये कितने दिन में संज्ञान लेते हैं। आप देख सकते हैं 25-30 ज़्यादा है, 50 से नीचे नहीं है। और मोहल्ले के हमारे जो जिनके पास के बड़ी है, महिला भी है, पुरुष भी है, सभी हैं, सभी का सहयोग मिल रहा है। आगे की कार्रवाई हम करेंगे, हम शांत नहीं बैठेंगे। हम वहाँ से रास्ता बंद नहीं होने देंगे। रास्ता क्योंकि नगर पालिका ने लिया है, वो हमें पता है, नगर पालिका ने वो नाला लिया है। हम किसी की जमीन में जबरदस्ती नहीं करेंगे, हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम जो वो नगर पालिका का नाला बना हुआ था, हम उसमें अपना अधिकार में 4 फीट इधर 4 फीट इधर हर जगह जमीन मिलती है, क्योंकि नाले की सफाई होती है। तो इसलिए हम इधर उधर धक्के खा रहे हैं, इन लोगों के पास आ रहे हैं। अगर ये सुनते हैं तो ठीक है नगर पालिका वाले, ना तो हम आगे जाएंगे। आगे कहाँ खबर उन्नाव से, जहां पे हिंदू मुस्लिम सद्भावना की अनोखी मिसाल तकिया मेला की विधिवत शुभारंभ से हुआ। परंपरा के अनुसार भाजपा विधायक आशुतोष शुक्ला, डीएम गौरांग राठी और एसपी जेपी सिंह के सहस्त्रलिंगेश्वर धाम की पूजा अर्चना की। वहीं अधिकारियों ने मोहब्बताश और मजार पर चादर चढ़ाकर मेले की शुरुआत की। सदियों से चली आ रही है परंपरा आज भी गंगा जमुना तहजीब को जीवित रखती है। आपको बता दें कि लकड़ी के सामान, मवेशी बाजार और ख्वाजा के लिए प्रसिद्ध यह मेला बीघापुर तहसील क्षेत्र के तकिया मेला प्रांगण में आयोजित किया गया और प्रशासन की ओर से सुरक्षा और स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम किए गए। ये परंपरा आपको बता दें कि 400 साल से भी अधिक पुरानी और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। आज विधायक आशुतोष शुक्ला अध्यक्षता में हम सभी अधिकारी हम मौजूद रहे और ये उन्नाव की गंगा जमुना तहजीब सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द का बड़ा प्रतीक है। बहुत खुशनुमा माहौल है और सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था के साथ मेले का आयोजन किया गया है। लगभग 15 दिन तक यह मेला चलेगा और दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं और हम सुनिश्चित करेंगे कि हर प्रकार की व्यवस्था बेहतर हो और इसे प्रारंभिक मेले के भव्य रूप से दिया जाए।
तकिया का मेला है हिंदू मुस्लिम एकता का। क्या यहाँ से किस प्रकार परंपरा चल रही है क्या? 400 साल से अधिक वर्षों से ये पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार परंपरा चली आ रही है, जिसकी आज माननीय विधायक भगवंत नगर श्री आशुतोष शुक्ला जी ने इसकी अध्यक्षता करी। हम लोग सभी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद रहे और जैसा कि हमको विदित है कि ये उन्नाव की जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो सामाजिक सौहार्दता है, सांप्रदायिक सौहार्दता है, उसका बहुत बड़ा प्रतीक है और बहुत खुशनुमा माहौल में व्यवस्था के साथ, सुरक्षा व्यवस्था के साथ, प्रशासनिक व्यवस्था के साथ एक स्वच्छ माहौल में आज इसका आयोजन किया जा रहा है। करीब 15 दिन ये मेला चलेगा। इसमें लगातार दूर दूर से लोग आते हैं, केवल पाटन और बिहार के नहीं, और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पे हर प्रकार की व्यवस्था उचित हो और जो परंपरागत होता है उससे और बेहतर और भव्य मेला आयोजित किया जा सके। खबर सीतापुर से, जहां पे जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आरके के आज तहसील सदर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी न्यायालय, उप जिलाधिकारी न्यायालय का और न्यायालय की तहसीलदार न्यायालय नजारत अनुभाग और विभिन्न पटलों को देखा। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर को निर्देश दिए कि प्रतिदिन न्यायालय में लंबित वादों निस्तारण सुनिश्चित करे और चकबंदी फाइल 2024 की धारा 116 की फाइलें आदि दस्तावेजों का अवलोकन किया जाए। जन सुनवाई रजिस्टर और अवकोलन अवगतादेखी करते हुए उन्होंने उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया और जन सुनवाई को दौरान शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर अंकित करें और इन वादों का निस्तारण होने पर फरियादी से वार्ता अवश्य करें। साथ ही शिकायतकर्ता से मधुर भाषा का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों को तेजी लाए तथा लंबित प्रकरणों में जल्द से जल्द निस्तारित करें। उन्होंने संबंधित निर्देशित किया कि लेखपाल द्वारा लगाई जा रही जांच आख्या समय से लगाई जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर और कार्यों को सुचारू रूप से लेने वाले लेखपाल और अनुशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी न्यायालय के अवगतादेखी पहुंचकर धारा 38 की फाइल का अवलोकन किया। अभिलेखों का रख रखाव सही न होने पर उप जिलाधिकारी न्यायिक न्यायालय के पेशाकर लाता से अवगतादेखी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। तहसीलदार सदर न्यायालय में निरीक्षण के दौरान धारा 67 के वाद कम होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित दिए कि तहसीलदार अपने कार्यों में रुचि लेते हुए अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाए तथा अवैध अतिक्रमण मुक्त कराए। तहसीलदार भी प्रतिदिन अपने न्यायालय में बैठी और जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि सभी न्यायालयों का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने नजारत अनुभव पहुंचकर बड़े वकायदारों के फाइलों का अवलोकन किया। फाइलों की कमियां मिलने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए तहसीलदार को निर्देश दिए कि वह स्वयं भी फाइलों का अवलोकन करें। उन्होंने उप जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि अमीनों की बैठक की स्वयं मॉनिटरिंग करें। उन्होंने आवासीय पट्टा, तालाबों पट्टा, कृषि आदि फाइलों को गहनतापूर्वक अवलोकन किया। पट्टा संबंधित फाइलों में कमियां मिलने पर तहसीलदार को फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि पाई गई कमियों को निस्तारण जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी सदर धामी एम दास, उप जिलाधिकारी न्यायिक अभिनव यादव, तहसीलदार अतुल सेना सिंह सहित समित अधिकारी उपस्थित रहे। खबर सीतापुर से, जहां पे जिला अधिकारी ने राजा गणपति आर विकास खंड के परसेंडी के उच्च प्राथमिक विद्यालय बैदौरा का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी ने रसोई घर में बनने वाले मिड डे मील में दिए जाने वाले मेन्यू की जानकारी लेते हुए खंड शिक्षा अधिकारी के निर्देश दिए। रसोई घर में कार्य करने वाले रसोइयों को निर्धारित यूनिफॉर्म में ही कार्य करें। मिड डे मील में बनाए जाने वाले भोजन की सामग्री का स्टॉक पूरे महीने के रखा जाए। जिलाधिकारी ने चावल दाल गुणवत्ता की जाँच करते हुए प्रधान को निर्देशित किया कि चावल की गुणवत्ता ठीक हो जाए तथा रसोई घर में बेहतर साफ सफाई के साथ भोजन बनाया जाए। जिलाधिकारी ने उच्च प्राथमिकता विद्यालय की संचालित कक्षा 2, 5, 6 में पहुंचकर बच्चों से वार्ता करते हुए बच्चों से कहा कि वह अपनी दैनिक दिनचर्या साफ सफाई और विशेष ध्यान दें, मन लगाकर पूरी लगन के साथ पढ़ाई करें। साथ ही जिलाधिकारी ने कक्षाओं को रजिस्टरों का अवलोकन किया। उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी ऋषिकेश से शिक्षण कार्यों को लापरवाही और रजिस्टर अद्यतन न होने पर स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश संबंधित दिए। प्रधानाध्यापक पुष्पा रानी, शिक्षक और दीप प्रकाश अग्रवाल, शिक्षिका अपर्णा और शिक्षण कार्यों में लापरवाही और रजिस्टर अद्यतन न होने पर कई नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रतिकूल प्रविष्ट जानकारी देते हुए अपराधिक के निर्देश जिलाधिकारी को दिए। जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को कड़े निर्देश दिए कि विद्यालय परिसर में बेहतर साफ सफाई सुनिश्चित करें और साथ ही सभी शिक्षक फॉर्मल ड्रेस में शिक्षक कार्य करें तथा कक्षा में बच्चों के पढ़ने वाले बैनर लगवाए जाए। और जिलाधिकारी ने स्कूल परिसर में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र को भी देखा और प्रधान के निर्देश दिए कि उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री प्रयोग करें और मानक के अनुसार ही कार्य कराया जाए। निरीक्षण के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
खबर भौजोई से जहां पे मनाया जाएगा पीआरडी 77वां स्थापना दिवस। युवा कल्याण प्रांतीय रक्षा दल के तत्वाधान में पीआरडी 77 के स्थापना दिवस धूमधाम से मिली स्टेडियम भौजोई में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी प्रतिनिधि परियोजना निदेशक ज्ञान सिंह बिष्ट, अतिथि के नगर पालिका भौजोई के चेयरमैन राजेश शंकर राजू और जवानों की परेड की सलामी दी। परेड के नेतृत्व में पीआरडी और चित्रवीर सिंह, अनुज कुमार और नितिन कुमार ने मुख्य अतिथि के परेड अनुशासन की प्रशंसा करते हुए समस्त बीओपी आरडीआई प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी तथा साथ में ही पीआरडी स्वयंसेवकों के द्वारा सुरक्षा, शांति व्यवस्था, देवी आपदा और चुनाव ड्यूटी में निभाई जा रही भूमिका को सराहा। चेयरमैन भौजोई ने सभी पीआरडी स्वयंसेवकों को हर परिस्थिति में पुलिस ने सहयोगी के रूप में कार्य करने के लिए सराहा। प्रभारी जिला युवा कल्याण अधिकारी विनीत सिद्धू ने बताया कि पीआरडी की स्थापना सन 1948 ईस्वी में हुई थी। तब पीआरडी से जवान पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते थे। परेड में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले टोलियों को पुरस्कृत किया गया। पीआरडी जवानों के बीच कबड्डी और रस्साकसी की प्रतियोगिता हुई, जिनमें विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला क्रीड़ा अधिकारी प्रणाली भारती, पीआरडी और जगजीत सिंह के एनएससी प्रभारी कुमारी जीतू उपस्थित रहे तथा मंच संचालन डॉक्टर राजीव कुमार वर्षय के द्वारा किया गया। खबर मिर्जापुर से, जहां पे बिजली का तार ट्रैक्टर ट्रॉली के लदे जाने के पुआल पर गिरने से लगी आग। जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पर लदे धान का पुआल को सड़क पर धू धू कर जलता देख लोग बुझाने में जुटे। आग बुझाने के दौरान एक युवक की चपेट में आ जाने से झुलसा। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने युवक को किया मृत घोषित। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद पर आग पर काबू पाया। सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली की पुलिस ने घंटों बाद हटाया। औरैया थाना क्षेत्र के अतरौली खुर्द के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। खबर श्रावस्ती से, जहां पे एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। जी हां, आधार कार्ड बनवाने पहुंचे दंपति के 6 महीने का मासूम कड़कड़ाती ठंड में मौत का शिकार हो गया। लंबी लाइन और सिस्टम की लापरवाही ने एक बच्चे की सांसें छीनी। सवाल खड़ा है कि क्या आधार कार्ड अब जान से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। अब बता दें कि हरदत्त नगर गिरंड थाना क्षेत्र के मोहनलाल पुरवा से जिला मुख्यालय भिनगा पहुंची दंपति मां सीमा और पिता गजराज अपने 6 महीने के बच्चे के साथ आधार कार्ड बनवाने आए थे। पत्नी का आधार कार्ड नहीं था और सरकारी प्रक्रियाओं के लिए उन्हें भिनगा तक आना पड़ा, लेकिन जिला मुख्यालय पर लगी लंबी लाइन और कड़कड़ाती सुबह की ठंड मासूम पर भारी पड़ गई। लाइन में इंतजार करते हुए अचानक बच्चे की हरकत बंद हो गई। काफी देर तक प्रतिक्रिया न होने पर मां सीमा घबरा गई। आनंद फानन में दंपति बच्चे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि मासूम की मौत हो चुकी है। रोते बिलखते दंपति बच्चों को लेकर घर लौटा, लेकिन पीछे छोड़ गया सिस्टम पर एक बड़ा सवाल। क्या आधार कार्ड की लंबी लाइनें अब मासूम जिंदगियों की कीमती बनती जा रही है? क्या इस ठंड के बिना सुविधा की एक ऐसी भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी कौन लाएगा? एक मासूम की मौत और सिस्टम खामोश। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या कागजी औपचारिकताओं को बोझ तले एक ऐसी जिंदगियां यूं ही कुचली जाएंगी? नहीं जान पाए। तो आधार कार्ड बनवाने के लिए आपको कहाँ से कहाँ आना पड़ा? वहाँ 10 ग्रेड से। कितने साल का बच्चा है? 4-5 महीना खोल गया। आप उसकी माँ हैं? और प्रतापगढ़ से, जहां पे दबंग पड़ोसियों ने दिव्यांग और उसके परिवार को पीटा। जी हां, पत्नी, बेटे और लाठी डंडा रॉड से किया हमला। दिव्यांग परिवारों ने पुरानी रंजिश में हमले का लगाया आरोप। घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। खबर महोबा से, जहां पे महोबा में 9 दिवसीय राम कथा का भव्य आयोजन रामधुन संकीर्तन यात्रा में नगर हुआ भक्तिमय और महिला श्रद्धालुओं को सिर पर कलश रखकर जय श्री राम के उद्घोष किया गया। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरह से महोबा में ये घटना हुई, महोबा के शहर के डाक बंगला मैदान में 9 दिवसीय होने वाली श्री राम कथा के अवसर पर भव्य राम धुन संकीर्तन यात्रा निकाली गई है। महिला श्रद्धालुओं ने सिर पर आस्था के कलश रखकर जय श्री राम के उद्घोष किए। यात्रा में भगवान श्री राम, शिव पार्वती और राधा कृष्ण की झांकियां सजाई गई और कथा
कथावाचक शांतनु जी महाराज के राम भक्तों को मंगला आरती कर आशीर्वाद दिया। महुआ में संकट मोचन मंदिर के द्वारा आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा भव्य आयोजन 12 से 20 दिसंबर तक किया जा रहा है। पहले दिन राम धुन संकीर्तन की तैयारियों का माहौल पूरे शहर में देखा गया। कथावाचक पंडित श्री शांतनु जी महाराज दर्शन और उपदेश सुनने के लिए राम भक्तों की सड़कों पर उमड़ा लगा और नगर के हर चौराहे से शुरू होकर डाक बंगला के मैदान तक भव्य और दिव्य राम कथा यात्रा निकाली गई। यात्रा में शामिल सैकड़ों महिला श्रद्धालुओं ने सिर पर आस्था के कलश रखकर जय श्री राम के उद्घोष किए और नगर में राम भक्तिमय माहौल का निर्माण किया। यात्रा में भगवान श्री राम का आकर्षक दरबार, शिव पार्वती, राधा कृष्ण की झांकियां सजाई गई। नगर के तहसील चौराहे पर भक्तों ने कथावाचक शांतनु जी महाराज की आरती पुष्पमाला अर्पित की और इस अवसर पर कथावाचक राम कथा के महत्व और जीवन के रामतत्व पे प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि यदि हमारे देश में हर नागरिक के जीवन में राम तत्व का प्रवेश होगा तो भारत को विश्व गुरु बनने और विश्व पटल पर लाया जा सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को राम कथा का अमृत पान करने का आह्वान किया। राम भक्तों के इस अवसर पर पुष्प वर्षा कर मंगल आरती के भाग लेकर अपनी कथा का प्रदर्शन किया। नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इस भव्य आयोजन में शामिल हुआ। कथा का यह आयोजक न केवल श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है बल्कि राम समाज की नैतिकता और आध्यात्मिक चेतना फैलाने का भी एक माध्यम बना है। ये 9 दिवसीय कथा है। 12 से 20 दिसंबर तक, आज 11 दिसंबर को ये भव्य राम धुन संकीर्तन यात्रा चल रही है। कल से डाक बंगला मैदान में दिन में 2 बजे से भव्य दिव्य राम कथा का आयोजन हो रहा है। तो समस्त इस वीरभूमि महुआ वासियों से निवेदन है, आह्वान है, आप सब आवें, संपूर्ण हिंदू समाज आवे, सनातनी आवे और इस भव्य व दिव्य राम कथा में प्रतिभाग करें, सम्मिलित हों, अपने जीवन को धन्य बनाओ। जिस तरह की कथा के लिए आप आए हैं, भागवत कथा के लिए, क्या उद्देश्य है, क्या संकल्प है? ये भव्य दिव्य राम कथा का उद्देश्य है कि हमारे जीवन में रामत्व का प्रवेश हो और यह राष्ट्र धीरे धीरे विश्वगुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होकर हिंदू राष्ट्र बनकर पूरे विश्व का मार्गदर्शन करे। खबर महोबा से, जहां पे महोबा में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए विद्युत संविदा कर्मी की मौत। जहां परिजन और ग्रामीणों के कानपुर सागर हाईवे पर सड़क कर जाम लगाया गया। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से ये महोबा में 2 दिन पूर्व हाई टेंशन लाइन में काम के दौरान करंट लगने से संविदा कर्मी देवेंद्र की इलाज के दौरान आज मौत हो गई। आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने कानपुर सागर हाईवे पर सड़क कर 2 घंटों तक जाम लगाया। उन्हें कार्रवाई और मुआवजे की मांग की। पुलिस और विद्युत विभाग ने मौके पर पहुंचकर हर संभव मदद का भरोसा दिया। तो वही महोबा में 2 दिन पूर्व हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए 35 वर्षीय विद्युत संविदा कर्मी देवेंद्र की इलाज के दौरान गुरुवार के मौत हो जाने से परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए थे। मृतक श्रीनगर गांव के निवासी था और अपने परिवार की गुजर बसर के लिए विद्युत विभाग के लाइनमैन के पद पर कार्यरत था। 2 दिन पूर्व बड़ा नाला के पास विद्युत लाइन खराब होने की सूचना पर उन्होंने शटडाउन लेकर लाइन में काम किया, लेकिन अचानक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलसकर जमीन पर गिर गया। उन्होंने जिला अस्पताल में झांसी और फिर ग्वालियर के ले जाया गया, जहां गुरुवार को उनकी मौत हो गई। मृतक की मौत की सूचना पाकर परिजन और ग्रामीण में कानपुर सागर हाईवे पर शव रखकर विरोध स्वरूप आपको बता दें कि जाम लगा दिया। हाईवे पर दोनों तरफ से सैकड़ों वाहन फंस गए। उन्होंने हादसे के लिए हाईवे निर्माण के लगी बंसल कंपनी की लापरवाही और विद्युत विभाग की ओर से शटडाउन के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था में खामी का आरोप लगाया। परिजन ने मृतक के लिए मुआवजा और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
जैसा कि आप अवगत हैं कि दिनांक 9 दिसंबर को बरानाला के पास श्री देवेंद्र उम्र करीब 35 वर्ष जो श्रीनगर के रहने वाले थे, जो विद्युत विभाग में संविदा पे लाइनमैन का काम करते थे, लाइन पे काम करते समय विद्युत की चपेट में दुर्घटनावश आ गए और बुरी तरह से घायल हो गए, जिनको बेहतर इलाज हेतु झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। जिनको परिजन झांसी से ग्वालियर ले गए थे इलाज हेतु, जहां उनकी आज दुखद मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु की सूचना पे कुछ ग्रामीण आक्रोशित होकर उनके द्वारा सड़क जाम करने का प्रयास किया गया, जिस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए पुलिस मौके पर पहुंच के उनको समझा बुझा के हटा दिया गया। इस प्रकार में पूर्व भी जब सूचना मिली थी तभी अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा सभी पहलुओं पे जांच करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई संपादित की जा रही है। क्या मांग रही सर परिजनों की? परिजनों की जो मांग थी उसके संबंध में तहसील प्रशासन और संबंधित लोगों से उनकी वार्ता हुई है। वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा संपादित की जा रही है। मेरा चाचा का लड़का देवेंद्र यादव, वो विद्युत विभाग में संविदा में काम कर रहा था, तो लाइट में जल गया। अब उसकी वाली कंपनी की थोड़ी कमी थी उसमें, इसलिए वो लड़का जल गया। क्या गलती थी? वो जेसीबी से खुम्मा जैसे खोद रहा था ना, वो एलएनटी से किसी ने खुम्मा गिराया, लाइन टच हुई, शट डाउन लिए था, वो शट डाउन भी लिए था, लाइन चालू कर दी शट डाउन के बाद। खबर महोबा से, जहां महोबा में पहाड़ पर खून पे लथपथ अब गए युवक पर शव मिलने से सनसनी। परिजनों ने जताई अनहोनी की आशंका। पुलिस और परिवार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कर रहे हैं इंतजार। जी हां, जिस महोबा में महोबा की कबराई थाना क्षेत्र स्थित गंगा मैया पहाड़ में एक युवक का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक बीती शाम से लापता था और परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट का इंतजार करें। महोबा जिले के कबराई थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगा मैया पहाड़ पर खून से लथपथ हालत में एक युवक का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। युवक की पहचान शास्त्री नगर निवासी 48 वर्षीय श्याम सुंदर सैनी के रूप में हुई है, जो माली का काम कर रहा था, माला बनाता था। परिजनों ने बताया कि श्याम सुंदर बीती शाम से लापता थे और रात भर खोजबीन के बावजूद उनका कोई पता नहीं चल सका। मृतक के पुत्र कृष्णकांत ने पुलिस को बताया कि शाम के समय 2 अनजान व्यक्ति घर पर आए थे और लगभग 15 मिनट तक उसके पिता से बातचीत कर रहे थे। इसके बाद आपको बता दें कि श्याम सुंदर घर से बाहर निकले और रात भर वापस नहीं लौटे। परिजनों ने पूरी रात उनकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सुबह गंगा मैया पहाड़ पर खून से लथपथ शव मिलने से सूचना मिलते ही परिजन मौके पहुंचे और शव की शिनाख्त की। तो वहीं परिजनों ने बताया कि शव बुरी तरह से क्षत विक्षत था, शव को जंगली जानवर ने खाया था। इस हालत को देखकर परिवार और लोगों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की। हालांकि परिजनों का कहना है कि उनकी किसी से भी कोई रंजिश नहीं है, लेकिन हालत संदिग्ध बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मौत के कारणों को स्पष्ट करने से पुलिस और परिजन दोनों ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम लोग जब तक थाने गए डेड बॉडी महोबा आ गई थी। महोबा में क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को किस तरीके से ये? अभी तो बिना डॉक्टरी रिपोर्ट के हम लोग क्या स्पष्ट कर सकते हैं। क्या पहाड़ से जब क्या है? पहाड़ काम तो माला पुड़िया का करते थे। माला पुड़िया फूल माला माली हैं, तो अपने काम से कार्यरत। ये लापता शाम 6 बजे से ना 7 बजे से शाम 6 बजे तक तो पुड़िया बनाए, 7 बजे से लापता हुआ है। सो तो जानवरों के खाए हुए है, भिन्न भिन्न है जगह जगह। ये है शास्त्री नगर के पास हमारा वो पहाड़ है गंगा मैया वाला, पहाड़ के किनारे रह बॉडी राकेश सैनी। वो तो अब हम लोग क्या बता सकते हैं, वो तो डॉक्टरी रिपोर्ट आने पर भी हम लोग को डिसीजन ले सकते हैं। भाई कोई खास रंजिश तो हम लोगों की थी नहीं, जाति के माली हैं, फूल माला का काम करते। भाई कोई धनाढ़ हो तो हम सोच सकें कि रंजिश है, कोई भाई मार दिया होगा। पिताजी तकरीबन 7 बजे शाम को घर से बाहर निकले, 2 अनजान व्यक्ति आए, तो 10-12 मिनट 15 मिनट तकरीबन उनसे बातचीत हुई। उसके बाद उनका हमें पता नहीं कि वो आदमी कहाँ गए। पापा का लेकिन मतलब आदमियों ने बताया कहीं आसपास हैं। तो 7 बजे से 8 बज गया, 8 से 9 बज गया, समय काफ़ी हो गया, घर वापसी आए नहीं। तो मैं और एक हमारी बुआ का लड़का है, हम निकल गए ढूंढने उन्हें। पूरा कबरई छान मारा, मतलब काफ़ी 3 बजे सुबह तक तकरीबन हमने ढूंढा उनको, पैदल मोटरसाइकिल के साथ। तो उनका कोई ज़्यादा पता नहीं लगा। फिर सुबह क्या कहते हैं
शास्त्री नगर के जो पीछे का एरिया है महेश्वरी माता मंदिर के नाम से, तो वहाँ पे हमारे मतलब पहले देखा हमने एक पुलिस की जीप खड़ी है, वहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। तो वहाँ पे मतलब कह रहे थे कि एक आदमी का शव पड़ा हुआ है पहाड़ के नीचे। तो वहाँ पे जब देखने गए तो मतलब समझ में आ गया कि मतलब वो जाना पहचाना शव था और क्या बस है लगने का कारण मतलब साजिश का एक हमें समझ में आ रहा है कि इसके पीछे कोई है, साजिश है, कायदे की साजिश है। अब नाम किसका लिया जाए हमें स्वयं नहीं समझ, अब पूरा नोचा हुआ साहब क्या बता रहे हैं पूरा। खबर महोबा से है। आपको बता दें कि जैतपुर सहकारी समिति की यूरिया खाद न मिलने से किसानों को गुस्सा भड़क उठा। सुबह से शाम तक लाइन में खड़े 1500 किसानों ने महज 500 बोरी यूरिया मिलने पर कूपन सिस्टम लागू किया। नाराज किसानों के बीच आसपास में झगड़ा और मारपीट शुरू हो गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। प्रशासन और ठेकेदार पर आपूर्ति देरी का भी आरोप लगा है। महोबा जिले के किसानों के लिए यूरिया खाद की कमी परेशानी खड़ी कर दी है। जैतपुर सहकारी संघ पूर्ति भंडार लिमिटेड में गुरुवार को हजारों किसान अपने खेतों के लिए यूरिया खाद लेने पहुंचे और डीएपी खाद के वितरण के बाद अब गेहूं, मटर और चना के खेत के फसलों की यूरिया का आवश्यकता बढ़ गई। सुबह से शाम तक इंतजार करने के बावजूद किसानों के पर्याप्त खाद नहीं मिला और इस पर किसानों ने धैर्य टूट गया और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। करीब 1500 किसानों के बीच 500 बीघा यूरिया उपलब्ध होने पर कूपन सिस्टम लागू किया गया। इसके किसान के आक्रोश और बढ़ गया और बता दें कि कई युवक किसान आपस में ही भिड़ गए। किसानों ने प्रशासन और सहकारी संघ पर आरोप लगाया कि डीएपी खाद के बाद यूरिया की आपूर्ति में देरी की जा रही है। वहीं सहायक निबंधक यूरिया की कमी से इनकार करते हुए कहा कि ठेकेदार महेश पंच ट्रक से 52 गोदाम तक यूरिया की आपूर्ति कर रहा है। स्थानीय किसान धर्मेंद्र सिंह राजपूत और राज बहादुर का कहना है कि खाद की कालाबाजारी भी एक बड़ी वजह है। भीड़ और आपसी झगड़े की व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही है। किसानों का मानना है कि समय की यूरिया खाद उपलब्ध कराई जाए ताकि रबी की फसल में किसी भी तरह के नुकसान न हो। बताएं भैया। हम सुबह 6 बजे आ गए थे यूरिया के लिए। इसमें मोड़ भी लगवा लिया लेकिन तब भी खाद नहीं मिली। किसी को फेंगा से भी खाद मिला है और खाद हमको एक बोरी भी नहीं मिली है। किसी को 6 बोरी मिला है। हम 6:30 बजे आए ठटेवड़ा, भगवा ठटेवड़ा के पास है, वहाँ से 6 बजे आए। 6 बजे से हमको खाद भी मिला है। दोपहर के 12-1 बजने वाला है, एक बोरी भी नहीं मिली। किसी को 6 बोरी मिला है। क्या मामला है? खाद क्या है हम खाए थे। कौन सा खाद? यूरिया। क्यों नहीं मिल रहा है? अब हमारे जी को 6-7 बोरी दे, को एक ही बोरी नहीं मिल रही है। और भी लग गई है। कहीं कोई शिकायत की? क्या है समस्या? खाद नहीं मिल रहा। कहाँ से आई? कभी कोई शिकायत की? सब परेशान है। हर दी आउ तो भी देता ही नहीं है जी, फेंक दी बाहर हो बस। खबर महोबा से, जहां आपको बता दें कि जिस तरह से एक स्थिति कृषि उत्पादन और किसानों की मेहनत दोनों के लिए था, वही आपको बता दें कि जिस तरह से देखा गया कि ये किसानों को ना उपचार देने के लिए
खबर प्रतापगढ़ से, जहां पे बता दें कि बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली। अब बता दें कि अब के नकाबपोश बदमाशों ने युवक पर की है ताबड़तोड़ फायरिंग। घायल युवक को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। सीओ पट्टी मनोज रघुवंशी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामले के आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है और आजपुर देवसारा थाना पूरे धनी गांव पर हुई है ये वारदात। जनपद प्रतापगढ़ के थाना आजपुर देवसरा क्षेत्र में आज दिनांक 11/12/25 को समय करीब 2:20 बजे दोपहर 3 मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा विजय उर्फ सोनू, जो पूरे धनी के निवासी हैं, उनके ऊपर गोली चलाई गई, जिनको तत्काल इलाज है तो CSC से प्रतापगढ़ रवाना किया गया। स्थिति उनकी सामान्य है और खतरे के बाहर है। इस संबंध में एक नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। साथ ही साथ इस घटना में साजिश में शामिल 5 व्यक्तियों के खिलाफ FIR पंजीकृत किया गया है। इसमें कई टीमें बनाकर घटनास्थल से रवाना की गई हैं। उच्चाधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर उनके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मॉर्निंग आगाज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।